आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है पूरे यूरोप में कैसे स्प्रेड हो रही है। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको रिलेट कर सकता है क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, उसी का पार्ट है। थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लास 9th में हम लोग पढ़े कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन कैसे कैसे हुए, अब वही रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट पूरे यूरोप पे कैसे कैसे पड़ेगा, हम इस चैप्टर में उसी पे बात करेंगे। ये स्टोरी शुरू होती है फ्रेडरिक सोरियू की एक पेंटिंग से जो 1848 में पब्लिश की गई थी। अब इस पेंटिंग का नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब इस पेंटिंग में एक ये दिखाने की कोशिश की गई कि पूरे यूरोप की जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस है वो कैसे है, पॉलिटिकल जो कंडीशंस है वो कैसी है। तो ये पेंटिंग में सबसे पहली चीज है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये देखे होंगे कि पर्सोनिफिकेशंस के लिए एक फीमेल फिगर दे देते हैं, मतलब यूनाइट करना हो किसी भी कंट्री को तो उसको यूनिटी के लिए एक फीमेल फिगर दे देते थे। अब वही फीमेल फिगर हम यहाँ यूज करेंगे जो फ्रेडरिक सोरियू ने लॉन्च किया था। एक स्टैच्यू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब उसी के अराउंड यूरोप और अमेरिका के सारे लोग मार्च कर रहे हैं, मतलब कि एक लाइन लगे हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स और अपने अपने जो नेशंस के फ्लैग है उसको लेके वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंट्री स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार कर गई उसे हम नेशन स्टेट्स कहेंगे। जैसे यूएसए और स्विट्जरलैंड को 1848 के अकॉर्डिंग, फ्रेडरिक सोरियू के अकॉर्डिंग उनको नेशन स्टेट बना दिया गया था, लेकिन जस्ट उसी टाइम फ्रांस वहां स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा ही था। ठीक है, अब उस टाइम तक जब फ्रेडरिक सोरियू ने ये पेंटिंग बनाई थी उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जिन्होंने नेशन स्टेट अभी तक पाया नहीं था। उसमें से थे जर्मनी, ऑफ कोर्स जर्मनी बहुत बड़ा था, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये सब जो कंट्री हैं अभी तक नेशन स्टेट नहीं बने हैं। इसके बाद पेंटिंग में चौथा जो प्रिंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें यह है कि हेवन से जो सेंट थे, जीसस क्राइस्ट थे, एंजल्स थे, वो अपनी ये जो सीनरी चल रही है पूरे यूरोप में उसको देके और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और उसके बाद एक और मेन पॉइंट ये था कि जो लास्ट में जो बॉटम का एरिया है, यहाँ एब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि मोनार्कीज के जो क्राउन्स ये सब होते हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं वो सब जमीन पे फेंका हुआ है। ये इसको डिनोट करता है कि अब रेस्ट ऑफ यूरोप में डेमोक्रेसी धीरे धीरे आ रही है। ये पेंटिंग एक यूटोपियन विजन पे बेस्ड है, मतलब कि एक कल्पना करना, एक इमेजिनेशन करना कि ऐसा हो सकता है। यही था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आइडिया ऑफ द नेशन, पूरे यूरोप में नेशन का एक आइडिया कैसे कैसे स्प्रेड होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में जब हुआ, अब ये 1789 की रिवॉल्यूशन के बाद आपको पता है कि मोनार्कीज को पूरी तरीके से वहां से निकाल दिया गया था। बॉर्बन डायनेस्टी आप लोग पढ़े ही हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो बॉर्बन डायनेस्टी को यहां से ओवरथ्रोन कर दिया गया। उसके बाद सबसे पहला काम जो यहाँ के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, उनका सबसे पहला काम था कि पूरे फ्रांस को यूनाइट करना। तो उन्होंने दो सिस्टम लगाया था, ले पैट्रिया और ले सिटोयन का, मतलब जो फादरलैंड है और वहां की जो जनता है, वहां की जो सिटीजन्स है, इससे कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो फीलिंग्स लाने की कोशिश की गई। और रिवॉल्यूशनरीज ने बहुत सारे मेजर्स उठाए, जिसमें पहला ये था कि एक नया फ्रेंच फ्लैग जो ट्राई कलर का है उसको लाया गया सिस्टम में। स्टेट जनरल जो उस समय मोनार्कीज के समय जो यूज की जाती थी उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया। बहुत सारे हाइमन कंपोज किए गए, ओथ टेकिंग की गई और वहां ये शहीदों को भी याद किया गया। अब किसी भी एक नेशन जब बनती है तो ये सारे सिस्टम्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, अब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें क्या है कि पूरे कंट्री को ऑपरेट कराने के लिए, क्योंकि ये तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, अब जब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसको चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज
को पूरी तरीके से हटा दिया गया। इससे फायदा क्या हुआ कि अब लोग यूरोप में, जो बेसिकली फ्रांस, अब पूरे यूरोप से आसानी से ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता था। अब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया, जैसे कि अब वेटिंग का वेट जो होता था उसका अलग सिस्टम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही मोनार्कीज वहां से गई, ये डेमोक्रेसी में फ्रांस आया, तो उन्होंने एक नया वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम अडॉप्ट किया। अब फ्रेंच जो लैंग्वेज है, ये जो कहा जाता था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो क्लर्गी और नोबिलिटी वाले लोग हैं वही बोलेंगे, मतलब जो अमीर लोग हैं वही फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करेंगे। लेकिन अब इसको पूरे जनता के लिए खोल दिया गया कि अब जो भी कॉमन पीपल होंगे वो भी फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करेंगे। साथ ही में एक और बड़ी चीज थी जो फ्रेंच आर्मी की, इन्होंने कहा कि ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का, ये डेमोक्रेसी का, ये हम अपने पास ही नहीं रखेंगे, इसको हम पूरे यूरोप में स्प्रेड करेंगे, जिससे कि और सारी जो कंट्रीज है ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हो जाए, डेमोक्रेसी में आ जाए और सब लोग ये मोनार्कीज का जो सेपरेशन है इससे बाहर निकले। अब जो देखिएगा कि इसके बाद देखिएगा बहुत सारी जो चेंजेस आएंगे। अब आपको एक नया नाम सुनने को मिलेगा ड्यूक मैटरनिक का। ये बार बार बहुत सारी चीजें जो बोलते थे कि व्हेन फ्रांस एस्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फ्रांस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे यूरोप में कि कुछ भी अगर फ्रांस में होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि 1789 से 1799 तक ये बहुत अच्छे से डेमोक्रेटिक चली सिस्टम वहां की। अब 1799 से अब एक नया सिस्टम आ गया नेपोलियन बोनापार्ट का। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में एंटर करते हैं उसके बाद ये सारा सिस्टम को एबॉलिश कर देता है। अब आगे देखते हैं कि 1799 में अब जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को टुक ओवर किया था तो उसने बहुत सारी चेंजेस कर दी। अब जैसे कि जानते हैं कि बॉर्बन डायनेस्टी का तो अलग सिस्टम था रूल करने का, और जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो वहां के रिवॉल्यूशनरी जो थे उन्होंने अपना एक नया सिस्टम ले आया रूल करने का। अब जैसे ही 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आएगा तो वो अलग ही अपना सिस्टम लॉन्च करेगा। उस लॉन्च को कहते हैं, जो सिस्टम लाया था, सिविल कोड 1804। अब इसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जो प्रिविलेज मिलते थे, अब जो क्लर्गी और नोबिलिटी जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोगों को जो प्रिविलेज मिलते थे बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के समय से ही वो सारे प्रिविलेज को सबसे पहले खत्म किया। उसके बाद पूरे फ्रांस में इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून सबके लिए एक बराबर रहेगा, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, कानून की नजर में सब इक्वल रहेंगे। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो काम था ना, जो पीजेंट्स और फार्मर्स थे उसके लिए सबसे फायदेमंद साबित हुआ कि पहले जो सारी जमीनें हुआ करती थी वो तो मोनार्कीज के पास हुआ करती थी, नहीं तो उसके जो लैंडलॉर्ड्स होते थे बड़े बड़े उनके पास हुआ करती थी। उन सबसे जमीन लेके ये जो सबको राइट टू प्रॉपर्टी कर दी गई, सबको इक्वल राइट्स दे दिए गए। अब ये जो नेपोलियन है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को अब इटली के साथ साथ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऐसी बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स बटी हुई थी, इसको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। अब इससे बहुत ज्यादा ट्रेड में फायदा होने लगा। साथ ही जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम जो पहले जो लैंडलॉर्ड्स बड़े बड़े होते थे वो भी कुछ टैक्स वसूलते थे, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और साथ में जो पीजेंट्स होते थे उनका जो मनोरियल ड्यूज होता था, मतलब कि कोई खेती के लिए लोन लिए और वो लोन का रीपे ना कर पाए तो उनको सालों तक उनके यहाँ काम करना पड़ता था। ये सारा सिस्टम नेपोलियन आते ही खत्म कर दिया गया था। अब गिल्ड रेस्ट्रिक्शन भी रिमूव कर दिया गया। इसमें क्या होता था कि जो शहर में काम करने वाले जो लोग होते थे उनपे भी एक सिस्टम बना दिया जाता था, उनसे भी टैक्स वसूले जाते थे। इस सिस्टम को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया, जिससे ट्रेड में बहुत ज्यादा फायदा हो और आर्मीज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल कर पाए। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, अब वेट करने की जो आपको पता ही है कि हम थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं कि जो नया सिस्टम लाया गया था रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आया था, उसमें भी वेट्स एंड मेजर्स का एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया था।
अब नेपोलियन बोनापार्ट उस वेट्स एंड मेजर्स को भी हटा के अपने तरीके का एक नया स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स की फैसिलिटी पूरे फ्रांस में ले आई। साथ में कि करेंसी को भी इक्वल कर दिया, कि मतलब कॉमन नेशनल करेंसी हो जाएगी। फ्रांस की जितनी भी टेरिटरी होगी, जहां तक होगी, सब जगह बस एक ही करेंसी यूज की जाएगी। अब ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। सब लोग तो यही चाहेंगे ना कि हमको ये मोनार्की सिस्टम से हटके और ये ऐसा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये लाए। तो बहुत सारी कंट्री है, जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो, ये सारी कंट्रीज जो थी ना नेपोलियन बोनापार्ट के एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को वेलकम की, फ्रेंच आर्मी को वेलकम की। लेकिन बहुत जल्दी ये जो खुशी था ना दुश्मनी में बदल गया। अब दुश्मनी में बदलने का रीजन क्या था कि नेपोलियन को पूरे यूरोप पे कब्जा करना था। उसके लिए इसके पास चाहिए बहुत बड़ी आर्मी, और आर्मी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा गन्स चाहिए, वेपन्स चाहिए। वो सब खर्चा उठाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, और पैसा आएगा कहां से नेपोलियन के पास। तो वो जो बहुत सारी जो ये कंट्रीज है ना, और इंक्लूडिंग फ्रांस, सब पे बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया गया। टैक्स इंपोज करने के साथ साथ ये वहां के जो लोग थे ना, हर एक कंट्री में जो इनकी जो टेरिटरी बढ़ गई थी, वहां के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवा देते थे, जिससे वहां के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था नेपोलियन के प्रति। अब यही जो गुस्सा है धीरे धीरे बदलेगा और नेपोलियन को भी बैटल ऑफ वाटरलू में हराया जाएगा। वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही।